Everyone, again I welcome you all in our next lecture, which is based upon money, its meaning and functions. So इस चैप्टर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट मैंने यहाँ बना दिया है। स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट बार्टर सिस्टम, विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, उसकी डिफिकल्टीज क्या हैं, मीन्स उसके ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे, इवोल्यूशन ऑफ मनी इज व्हाट, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ मनी क्या हैं, सप्लाई ऑफ मनी किस तरह से होती हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नाउ बार्टर सिस्टम, पहले हमें ये समझना है कि बार्टर सिस्टम है क्या। आई होप आप लोगों को बहुत एक इजी टर्म है, बहुत टाइम आप इसको डिस्कस कर चुके होंगे। सिंपली आप उस मैकेनिज्म को दिमाग में रखिए या उस चीज के बारे में सोचिए जब पैसा या मनी नहीं हुआ करता था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दैट मीन्स कि अगर आप इसको ऐसे समझिए, आप एक शॉप पे जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे मैगी चाहिए और आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो अनडाउटली आप उसे क्या देंगे, आप उसे कुछ टॉय दे सकते हैं, आप उसे कोई पेन दे सकते हैं, बट क्यों, वाई? क्योंकि आपके पास कोई पैसा नहीं है, मनी ऑफ, वहां कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है जिससे आप उस मैगी को एक्सचेंज कर सकें। तो बार्टर सिस्टम इज व्हाट? इट्स अ सिस्टम वेयर कमोडिटीज आर बीइंग एक्सचेंज्ड अगेंस्ट कमोडिटी। दैट मींस कमोडिटी के अगेंस्ट में आप कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अभी जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं बार्टर सिस्टम के, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं। अच्छा, डिफिकल्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं डिफिकल्टीज से आप फंक्शंस ऑफ मनी के जो हैं रीजंस वो पता कर सकते हैं। बट दैट मीन्स आपको दो बार उस चीज को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं कि आप ड्रॉबैक्स भी लर्न कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मनी भी डिस्कस कर रहे हैं। व्हाई? क्योंकि जो ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, उसको मनी के सिस्टम ने एक्सचेंज कर दिया था, यानी कि उसे रिमूव कर दिया था। जितने भी ड्रॉबैक्स थे तो वही सारे फंक्शंस बन गए मनी के। अभी हम उसे डिस्कस करेंगे, एक बार देखिएगा। देखिए क्या मेजर ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, द डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अनडाउटली जस्ट इमेजिन कि आपको मैगी चाहिए, आप शॉप पे जाते हैं, मैगी परचेज करते हैं और आप उस मैगी के अगेंस्ट में उसे, क्योंकि मनी तो है नहीं, तो आप उसे मैगी के बदले में एक पेन देना चाहते हैं। बट इस बात का क्या गारंटी है कि वो उस शॉपकीपर आप उसको पेन ही चाहिए? दैट मीन्स दोनों साइड कोइंसिडेंस चाहिए, दैट मीन्स उसको पेन चाहिए और आपको मैगी चाहिए, तभी जाके आप बार्टर सिस्टम में चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, बैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ अ वैल्यू। यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैविंग सम गोल्ड, अब उस गोल्ड का आप 110% बार्टर सिस्टम में तो आप वैल्यू नहीं कर सकते। बट तो वो एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक था कि अगर मेरे पास गोल्ड है तो उसका कितना वैल्यू हो, उस यूनिट का कितना वैल्यू हो, ये बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। कि मुझे मैगी को, लेट्स से कि एक बंदे को बफेलो चाहिए और वो उसको काऊ के अगेंस्ट में एक्सचेंज करना चाह रहा है। अब आप इस चीज को कैसे मेजर करेंगे कि बफेलो का प्राइस कितना है एंड काऊ का प्राइस कितना है? थर्ड जो डिफिकल्टी थी बार्टर सिस्टम में, दैट वाज डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट्स। अब डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट्स क्या है कि अगर मुझे किसी को आज से 3 महीने बाद पेमेंट करना है, तो वाज दैट पॉसिबल इन अ बार्टर सिस्टम? लेट्स से कि मैं आज किसी से कोई एक्सचेंज करता हूँ, कोई गुड्स एंड उसकी कोई सर्विसेज लेता हूँ, गुड्स परचेज करता हूँ, तो मैं उसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं आपको आफ्टर 3 मंथ इतना पेमेंट कर दूंगा। अब बार्टर सिस्टम में मैं ये तो कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं आपको आफ्टर 3 मंथ मैं आपको 10 बफेलोज एक्सचेंज कर लूंगा या पेमेंट कर दूंगा 10 बफेलोज का। तो वो एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी था बार्टर सिस्टम के अंदर। अगला पॉइंट देखिए, लैक ऑफ सिस्टम फॉर स्टोरेज। ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहा है बार्टर सिस्टम के साथ में। अभी लेट्स से कि इफ आई एम हैविंग सर्टेन अमाउंट, तो मैं उसे जाके बैंक में स्टोर कर सकता हूँ या घर में रख सकता हूँ। बट मैं क्या एक बफेलो को अपने अलमीरा में या बैंक में डिपॉजिट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। वैसे आप किसी भी चीज को स्टोर नहीं कर सकते हो बार्टर सिस्टम में, बट मनी सिस्टम में बहुत पॉसिबल है। लास्ट देखिए, लैक ऑफ सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यस, आई मीन दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप अपनी वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट, आज अगर लेट्स से कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और उसे मैं अपने बेटे को हैंड ओवर करना चाहता हूं, तो मैं उस वैल्यू को ट्रांसफर कर सकता हूं, बट बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। आई होप आपको डिफिकल्टीज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम यहां समझ में
आ गए हैं, कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे मनी के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि मनी क्या है और इसकी क्या मीनिंग है, क्या फंक्शंस है मनी के, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले बहुत सिंपल टर्म्स में मनी को समझ लेते हैं। मनी इज समथिंग दैट मनी डस, मतलब मनी क्या है, जो मनी का काम करे। अब मनी क्या काम करेगी? आई मीन दिस इज समथिंग वी यूज्ड इन दी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर आपको इसका बहुत डेप्थ मीनिंग चाहिए तो जितने भी फंक्शंस ऑफ मनी हैं आप उसे इसकी डेफिनेशन में कोट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि मनी इज समथिंग दैट मनी डज। लेट्स से it is used in the exchange, it can be, it can be stored, it can be transferred. So all the drawbacks that we discuss in a barter system, money is the solution for that. So that is, and that's why evolution of money क्यों हुआ, वो जितने भी ड्रॉबैक्स हमने डिस्कस किए उन सब का सोल्यूशन क्या था? इवोल्यूशन ऑफ मनी। ये कुछ डेफिनेशन है। जो फर्स्ट डेफिनेशन जैसे आप देख सकते हैं कि मनी क्या है, कुछ डेफिनेशन है, मैं सारी नहीं बताऊंगा। आप एक जो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी है जो मिस्टर वॉकर ने दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा वो है जो पैसे का काम करे, राइट। एंड उसके बाकी कुछ फंक्शंस भी है जो मैंने आपको बताया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो मिस्टर वॉकर ने डिस्कस किए थे जब उन्होंने डिफाइन किया था मनी। अब मैं आपको यहाँ डिफाइन कर देता हूं कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कांट वी यूज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? यस, यू वांट टू बाय अ स्टेशनरी, आप पैसा देंगे, चीज को एक्सचेंज करेंगे। you want to take a room in a hotel, you will pay money and you will take the services. आप हाईवेज यूज करते हैं, आप उसके अगेंस्ट में पैसा देते हैं और आप उसे उस सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। तो पहला जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दैट मीन्स हम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। सेकंड देखिए, जहां मेरा कर्सर है, मेजर ऑफ वैल्यू। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन है मनी का। आप गोल्ड को मेजर कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि हाँ इसका इतना वैल्यू है, राइट, इसका इतना पैसा देना है, इसका इतना पेमेंट करना है, ये सब मेजर ऑफ वैल्यू का पार्ट है। उसके बाद आप देखिए सेकेंडरी फंक्शंस में फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये वाला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मुझे किसी को आज से 3 महीने बाद पेमेंट करना है, आफ्टर 6 मंथ पेमेंट करना है, आफ्टर 10 years पेमेंट करना है। दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ मनी। और ये अगेन इट इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। जो सेकेंड सब सेक्शन है सेकेंडरी फंक्शंस का, दूसरा, स्टोर ऑफ अ वैल्यू। यस, वी कैन स्टोर द मनी। हम बैंक में उसे डिपॉजिट कर सकते हैं, हम घर में उसे स्टोर कर सकते हैं, हम पॉकेट में उसे एक तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ये सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शंस का, फंक्शंस ऑफ मनी की हेडिंग के अंडर में। जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का, वो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यस, हम ट्रांसफर कर सकते हैं वैल्यू को। दैट मीन्स हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे अगर आज यहां से किसी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पैसा भेजना है, या किसी को मुझे, लेट्स से कि माय ब्रदर इज लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ही वांट्स टू मेक सम पेमेंट टू मी, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मनी थ्रू द सम मनी एक्सचेंज पोर्टल्स एंड एक्सचेंज सिस्टम्स। तो वो वहां से मुझे बैठे बैठे वहां से मुझे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो these are the major functions of money. I hope आपको ये functions of money clear है कि क्या major functions of money है और किस तरह से हम उन्हें यूज कर सकते हैं। हेडिंग हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, दैट इज ये, दिस इज द लास्ट हेडिंग, सप्लाई ऑफ मनी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सप्लाई ऑफ मनी के कितने कंपोनेंट्स हैं और सप्लाई करता कौन है। पहले हमें ये समझना है कि सप्लाई ऑफ मनी के कितने कंपोनेंट्स हैं। एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि देयर आर हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, तो आपके पास में आंसर होना चाहिए कि इसके 4 कंपोनेंट है। M1, M स्टैंड्स फॉर मनी, M1, M2, M3 एंड M4। प्लीज ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट ऑफ मनी की जब वो बात करता है तो उसमें आपके पास में 4 कंपोनेंट होने चाहिए, M1, M2, M3 एंड M4। यहां पे
आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको M1 एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ वही चीज है और इंपॉर्टेंट भी वही है। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। M1 में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। M2 देखिए क्या होगा, जब M1 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स को ऐड कर देते हैं, किसमें, M1 में, जब हम इसे ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, M2 बन जाता है। M3 इज व्हाट, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, जो बैंक के नेट डिपॉजिट्स हैं एक्चुअल, जब उसे ऐड कर देते हैं M1 में तो M3 पे आ जाते हैं। और M4 पे कैसे आते हैं, M3, अब M3 में M1 भी ध्यान रखिएगा, तो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस अदर देन NSCS, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, उनको जब ऐड कर देते हैं M3 में तो हम कहां पहुंच जाते हैं, M4 पे। ये मैंने आपको कंपोनेंट को थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है। अब जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है M1, हम उसे डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि M1 के अंदर क्या क्या आता है। पहला देखिए, करेंसी विद द पब्लिक। सेकंड, अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके, इन्हें हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहां पे हम M1 मेजरमेंट यानी कि M1 में क्या क्या है वो हम चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे। पहले एक चीज समझ लीजिए कि M1 इज द नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी एंड इट इज द मोस्ट लिक्विड एंड इजीएस्ट फॉर ट्रांजेक्शंस। अब M1 में एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या लिख के आना है, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C स्टैंड्स फॉर करेंसी एंड कॉइन्स, D स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD आर दी अदर डिपॉजिट्स। अब हम ये समझ लेते हैं कि C स्टैंड्स फॉर व्हाट। यहां देखिए C का मतलब क्या है, जितने भी कॉइन्स और पेपर नोट्स हैं पब्लिक के पास में वो सब क्या माने जाएंगे, C। सेकंड देखिए DD, जितने भी डिपॉजिट्स है पब्लिक के, नेट डिपॉजिट्स, आप उसको समझिए द नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं नेट, जिसमें कि इंटर बैंकिंग क्लेम्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये इंटर बैंकिंग क्लेम मैं आपको बाद में समझाऊंगा बहुत डिटेल में, इसका एक सेपरेट चीज है। वहां पे हम नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक हैं जितने भी, उन सबको हम DD मानते हैं। आप इसको अगर थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो इंटर बैंकिंग क्लेम्स को इस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स से कि मुझे किसी को 10,000 का पेमेंट करना है और उस बंदे को मुझे 15,000 का पेमेंट करना है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एक्चुअल में वो 5,000 का है। उस 5,000 को हम नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मुझे किसी को 10,000 का पेमेंट करना है और जिसको मुझे 10,000 का पेमेंट करना है वो बंदा मुझे 15,000 का पेमेंट करेगा। दैट मीन्स एक्चुअल में मेरे पास 5,000 आएगा, मुझे 10,000 नहीं देना है। तो ये जो 5,000 है उसे हम बोलते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। ऐसा नहीं होगा कि बैंक 10,000 को भी ऐड कर लेगा, 15,000 को भी ऐड कर लेगा। लास्ट जो पॉइंट है दैट इज OD कि अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, IDBI हुआ, SIDBI हुआ, एक्सिम बैंक्स हुए, जितने भी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हुए, ये सब के सब अपना पैसा, अपनी डिपॉजिट्स किसके पास में रखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। वो अदर डिपॉजिट्स का पार्ट माना जाता है। सेकंड देखिए, जितनी भी फॉरेन सेंट्रल बैंक्स होते हैं और फॉरेन गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखते हैं, वो भी OD का पार्ट है। जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ये सारे इंस्टीट्यूशंस भी अपना पैसा RBI के पास में रखते हैं। उनके जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के विद RBI, वो भी अदर डिपॉजिट्स का पार्ट माने जाएंगे। लास्ट पॉइंट देखिए, M2 मेजरमेंट। M1 और M2 को जब हम ऐड कर देते हैं तो नैरो मनी होती है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज नैरो मनी, तो M1 प्लस M2 इज अ नैरो मनी, और ब्रॉड मनी क्या होती है, M3 प्लस M4 इज अ ब्रॉड मनी। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया है। तो M1 स्टैंड्स फॉर व्हाट, C प्लस DD प्लस OD। एक लास्ट पॉइंट आता है कि ये पैसा सप्लाई कौन करता है। कई बार आप लोगों के माइंड में आता होगा कि समटाइम यू मस्ट बी थिंकिंग कि सरकार बहुत सारे नोट प्रिंट क्यों नहीं कर देती, ये सारी गरीबी दूर हो जाए। ऐसा गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इन्फ्लेशन इतने जबरदस्त तरीके से माउंट अप हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक कप टी के लिए आपको शायद 10,000 या 1 लाख रुपीस पे करने पड़े। ऐसा नहीं होता है।
अब हम पहले इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहला चीज ये है कि गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है क्या, 1 रुपीज नोट्स और जितने भी कॉइन्स हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 1 रुपीज नोट एंड जितने भी कॉइन्स हैं उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट इशू करती है, एक्सेप्ट दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे को, जितने भी नोट्स होते हैं उनके कौन सप्लाई करता है, आरबीआई। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। 1 रुपीज नोट और कॉइन्स को कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा जितना भी पैसा इशू होता है मार्केट में, प्रिंट होता है, उसे कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिना किसी सिक्योरिटी के पैसा प्रिंट कर सकता है, नो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिनिमम रिजर्व्स रखने पड़ेंगे 200 करोड़ रुपीस के। आउट ऑफ दीज 200 करोड़ रुपीस 150 करोड़ रुपीस का गोल्ड होना जरूरी है एंड 85 करोड़ रुपीस की फॉरेन सिक्योरिटीज रिजर्व में रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही, गेटिंग माय पॉइंट, उसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए नोट्स प्रिंट कर सकता है। लास्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। कमर्शियल बैंक्स पैसा प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। वो सिर्फ सर्कुलेट करते हैं मनी सप्लाई को, वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं मार्केट में, पैसे को मनी क्रिएशन करते हैं, वो इशू नहीं करते हैं नई करेंसी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू हैविंग सर्टेन क्वेरीज आप मुझसे बात कर सकते हैं बाद में। थैंक यू।